Good morning, students. I hope you are well at your side. We will continue discussing about the chapter Human Geography, Nature and Scope. In this chapter, our topic is naturalization of human. Ever since the man took birth, he has been constructing, interacting with his physical environment. Human being interact with physical environment with the help of technology developed by them. Technology is the indication of the level of cultural development of the human society. अर्थात जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से लेकर के उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट करके उसने ह्यूमन नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की है. तो टेक्नोलॉजी इज द इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज. टेक्नोलॉजी कुड बी डेवलप्ड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉज प्रेस्क्राइब्ड बाय द नेचर. अर्थात नेचर के कुछ लॉज को पहचान करके, अंडरस्टैंड करके, पहचान करके और उनसे फिर उसने कोई डेवलपमेंट किया है, उनको अपने अकॉर्डिंग डाल के उनको डेवलपमेंट किया है. फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग फायर. हीट के कॉन्सेप्ट को उसने डिस्कवर करके और फायर को डिस्कवर किया. फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझ करके और फायर को डिस्कवर किया. A proper understanding of the secret of DNA and genetics enabled us to conquer many disease. DNA की संरचना को समझ करके वैज्ञानिकों ने कई बीमारियों के जो टीकाकरण हैं, टीके बनाए हैं, वो उन्हें तभी मदद मिली है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स हेल्प्ड इन डेवलपिंग फास्टर प्लेन्स. एरोडायनेमिक्स मीन्स है एयर की स्पीड को पहचान करके. जैसे जेट स्ट्रीम पढ़ा था हमने, तो जेट स्ट्रीम क्या है? एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाली एयर है. वो एयर जब ब्लो होती है एक ही डायरेक्शन में, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है. 400 to 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी चलती है. तो इतनी स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में जो जेट स्ट्रीम चलती है, ये एरोडायनामिक है कि एयर की स्पीड को अंडरस्टैंड किया और उसमें एरोप्लेन को लगा करके उस एरोप्लेन की स्पीड ऑटोमेटिकली फ्यूल कम लगा और स्पीड बढ़ गई. तो ये चीज़ें उनको फास्टर प्लेन्स बनाने के लिए एरोडायनामिक्स को समझ करके फास्टर प्लेन्स बनाने की टेक्निक उसमें आई. तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द कंट्रोल ऑफ नेचुरल फोर्सेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बिकम्स लेस प्रोनाउंस्ड एंड मैंस डोमिनेंस ऑन नेचुरल फोर्स. तो इस साइंस को समझ करके, नेचर के लॉ को समझ करके ह्यूमन बीइंग है धीरे धीरे नेचर पर डोमिनेंस करने लगा. और नेचुरल फोर्सेज इंक्रीजेज इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट was at a very low level and human activities were greatly influenced by natural environment. मतलब अर्ली स्टेज में देखें तो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज जो थी वो नेचर से अफेक्टेड थी, नेचर से डोमिनेट थी. लेकिन धीरे धीरे जब ह्यूमन ने उसके नेचर के लॉ को समझना स्टार्ट किया, तब अब ह्यूमन का डोमिनेंस नेचर पे होने लगा. Human activities were dictated by forces of nature. Thus, the primitive man was almost completely controlled by the forces of natural environment. This type of situation in which natural forces are more powerful than the human endeavor is termed as environmental determinism. Environmental डिटरमिनिज्म. इसका मतलब ये था कि जब नेचर का मनुष्य पर दबाव अधिक था, कंट्रोल अधिक था, एनवायरमेंट जो था, नेचर मीन्स एनवायरमेंट, तो उसे हम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहेंगे.
In this situation, in early stages of man's evolution, technological development was at a low level. Technology का development इतना नहीं था. Man listened to dictates of nature, obeyed her, was afraid of her fury and worshipped her. मानव प्रकृति से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था. The situation of environmental determinants can be seen in several tribal areas in India, such as Central India, Odisha and northeastern state of India. In these areas, human beings depend on nature for resources which sustain them. The physical environment for such societies becomes the mother nature. तो यहाँ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ये था कि अर्ली एज में ह्यूमन बीइंग पर जो नेचर का कंट्रोल था उसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया. लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके ह्यूमन बीइंग ने नेचर को कंट्रोल कर, नेचर के लॉ को समझ करके और उसके इफेक्ट को कम करने लगा, डोमिनेंस करने लगा. दैट इज द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. With the passage of time, humans started understanding their environment and the natural forces which affected their activities. As the social and cultural development took place, more efficient technology was developed. धीरे धीरे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हुई और उसकी वजह से the outstanding examples of man's victory over natural forces, this type of situation in which there are possibilities of human development has been termed as possibilism. तो पहले वाली जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सिचुएशन वो थी जहां पर ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज नेचर से कंट्रोल्ड थी. अब धीरे धीरे संभावना ये होने लगी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर पर कंट्रोल करने लगा. वो सिचुएशन आई पॉसिबिलिज्म. By some of the earlier scholars, when the human being make use of the opportunities provided by nature, it starts bearing the imprints of human endeavor, and this situation is known as humanization of nature. कि उसी सिचुएशन को हम कहने लगे कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन होने लगा. नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. तो बिटवीन एक्सट्रीम्स of determinism and possibilism, a new concept has been developed which is known as neo-determinism. इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों के बीच में एक जो तीसरी स्टेज थी वो थी नियो डिटर्मिनिज्म. दिस is also known as the present day determinism. This theory was introduced by Griffith Taylor of Australia in 1920. ये नियो डिटर्मिनिज्म थी, ये ग्रिफ्थ टेलर ने दी 1920 में. Explained the effect of rainfall as the determining fact of decide to the limits of agricultural settlements in Australia. Initially, nobody took him seriously, but his book entitled Australia, published in 1948, attracted worldwide attention to his ideas. Thus, a midway theory was devised by Griffith Taylor, who described as point of view as a stop and go determinism, in which he admitted the impact of nature on man, but also recognized the human skill, natural ability, etc. तो यहाँ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि आप पहले रुको. जब नेचर है वो कुछ चेंजेस करना चाह रही है, नेचर के आगे आप बेबस हैं, तो आप पहले रुकें और फिर आप गो डिटर्मिनिज्म, फिर आप डिटर्मिनिज्म की तरफ जाएं. अर्थात
पहले आप वेट करें, जैसे वो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनका जो सिस्टम है, पहले रेड लाइट, फिर येलो लाइट और उसके बाद ग्रीन लाइट, ग्रीन के बाद फिर येलो, फिर रेड। तो उसमें आपको ये करना है कि नेचर के रूल्स को समझना है, थोड़े दिन उसके अकॉर्डिंग ढलना है, स्टॉप करना अपने आप को और फिर उसमें आगे बढ़ना है। तो मैन, he defined the neo-determinism as man is able to accelerate, slow or stop the progress of a country's development, but he should not, if he is wise, depart from his direction as indicated by the natural environment। कि वो मनुष्य लगातार डेवलपमेंट करता जा रहा है और नेचर के इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं रहा, तो एक दिन उसे मतलब अनसक्सेस होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह काम करना है, स्टॉप एंड गो थ्योरी है, उसको फॉलो करना है। ही इज लाइक ए ट्रैफिक कंट्रोलर इन ए लार्ज सिटी हु अलर्ट्स द रेट बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। तो एक ट्रैफिक लाइट के सिग्नल की तरह ह्यूमन बीइंग को नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद उसे जो प्रोग्रेस करनी है वो प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जिसमें डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, एंड सेकेंड इज द नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म इज थ्योरी इज गिवन बाय द ग्रिफिथ टेलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड possibilism? Determinism and possibilism. तो determinism refers to the point of view supporting environment control on human action, environmental control on human action, and possibilism is refers to the physical environment for humans to exploit it for their benefits. Determinism generally emphasis on human as a passive agent influenced by the environmental factors determine their attitude, decision making and lifestyle, and possibilism emphasis is firmly placed on human rather than the nature. The scholars who supported determinism were Greek and Roman scholars, and Lucien Febvre and Vidal de Lablas advocate the developed systematically the school of पॉसिबिलिज्म। तो दोनों में डिफरेंस ये था, यहाँ ह्यूमन बीइंग था वो नेचर से कंट्रोल था और पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन बीइंग ने नेचर को उसके लॉ को समझ करके नेचर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया।